गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एस्केप स्पीड। एस्केप होता है बचना, किसी चीज़ से बच के निकल जाना। ठीक है, तो एस्केप स्पीड जो होती है वो क्या होती है कि जैसे अगर आपको पता है कि अगर हम ऊपर की तरफ को कोई स्टोन फेंके, अगर हम कम स्पीड से फेंकेंगे तो वो कम हाइट तक जाएगा, अगर ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जैसे जैसे हम अगर स्पीड ज़्यादा फोर्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको थ्रो करने के लिए, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकने के लिए, तो वो क्या करता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा हाइट पर पहुंचता जाएगा। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोई स्टोन फेंका, तो अगर कम फोर्स हुई, पहले मैंने कम फोर्स लगाई, वो ए पे पहुँचा, बाद में मैंने थोड़ा और फोर्स लगाई दूसरे स्टोन को, तो वो बी तक पहुँच गया। एक और स्टोन लिया, उसको उससे भी ज़्यादा फोर्स से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो वो ज़्यादा हाइट तक पहुँचा। तो इसी तरह क्या होता है कि हम जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद मिनिमम स्पीड या मिनिमम फोर्स की, उस फोर्स से जिससे उसको थ्रो करने पे, अगर हम उसे थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ को, उसे हम थ्रो करें और वो वापस ज़मीन पर वापस ना आए, सरफेस ऑफ अर्थ पर वापस ना आए। जनरली तो आपका क्या होता है, जो भी चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं चौकी ऊपर की तरफ को फेंकूँ या पेन ऊपर की तरफ को फेंकूँ तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। ठीक है, पर अगर मैं क्या करूँ, मैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करूँ, उस फोर्स से मैं उसको थ्रो करूँ, फेंकूँ ऊपर की तरफ को, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है, जहाँ तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उससे ऊपर तक पहुँच जाए, ऊपर की हाइट तक पहुँच जाए, तो वो वापस नहीं आएगा ऑफ इट साउंड। ठीक है, तो उसे वापस यानी खुद ब खुद तो आएगा नहीं, क्योंकि उस पर अर्थ की नहीं लगेगी। ठीक है, तो उस फोर्स के लगाने पर उस ऑब्जेक्ट को जितनी स्पीड मिली, यानी जिस स्पीड से वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप स्पीड। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि द मिनिमम स्पीड विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मिनिमम स्पीड जिससे हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो दैट इट जस्ट क्रॉसिस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको वो क्रॉस कर जाए। ठीक है, एंड नेवर रिटर्न्स ऑन इट्स ओन, और खुद ब खुद वो अर्थ पे वापस ना आए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जैसे मान लिया कि जो अर्थ है, अर्थ को मैंने मान लिया कि कंसीडर द अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर मान लिया। डेरिवेशन के लिए हम हमेशा अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मानते हैं विद सेंटर ओ। ठीक है, मास m एंड रेडियस r। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोई बॉडी जिसका मास स्मॉल m था उसको प्रोजेक्ट किया, कहाँ से, पॉइंट A से। ठीक है, जो पॉइंट A है अर्थ के सरफेस पर यहाँ पे, उससे मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, यानी उसको मैंने ऊपर की तरफ को फेंका। ठीक है, ज्वाइन OA, मैंने OA को ज्वाइन कर दिया, तो O से A को ज्वाइन करो एंड प्रोड्यूस इट फर्दर, ऊपर की तरफ को इस लाइन को प्रोड्यूस करो। ठीक है, इसको फर्दर कर दिया मैंने प्रोड्यूस, एंड टेकिंग 2 पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए P एंड Q। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx। ये जो दोनों पॉइंट हैं इनके बीच में आपस में डिस्टेंस कितना है, dx। और जो ये पॉइंट है आपका P पॉइंट है, सच दैट जो आपका P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, OX। ठीक है, तो OP जो है दैट इज इक्वल टू x, O से P का डिस्टेंस x, और O से Q का डिस्टेंस क्या हो गया, x प्लस dx, x प्लस dx। ठीक है, अब हमने ग्रेविटेशनल, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है, किस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ऑन बॉडी एट पी। जब बॉडी को हमने थ्रो किया और वो पी पॉइंट पर, अगर मान लो वो पी पॉइंट पर पहुंची है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट करेंगे। m1 की जगह मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह मास ऑफ द बॉडी, एंड जितना डिस्टेंस है अर्थ से सेंटर से उस बॉडी तक वो p पर है, तो OP कितना है x, तो x²। ठीक है। अब हमें क्या है कि अगर हमें उस बॉडी को ऊपर की तरफ को ले जाना है, मूव करना है, तो हमें इतनी फोर्स तो कम से कम अप्लाई करनी ही पड़ेगी अगर हमें उसे पी पॉइंट पर ले जाना है तो। ठीक है। तो इतनी फोर्स हमें, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई, हम कैलकुलेट की हमने यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है। जो कहाँ पे है, अगर बॉडी पी पर है तो मैंने बताया वो कितनी निकली, F=gmm/x²। तो कम से कम इतनी फोर्स तो हमें उस बॉडी पर लगानी पड़ेगी ताकि वो ऊपर की तरफ को आए, ऊपर की तरफ को मूव करे, अपवर्ड डायरेक्शन को। अगर हम इतनी फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, इससे कम फोर्स लगाएंगे, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है या अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको कहाँ को खींच लेगी, नीचे की तरफ को। तो एट लीस्ट हमें इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट पर ताकि वो कहाँ की तरफ को जाए, ऊपर की तरफ को। ठीक है। अब अगर मुझे उस बॉडी को पी से क्यू की तरफ ले जाना है तो मुझे अर्थ की इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाली फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स उसको नीचे की तरफ को खींच रही होगी टूवर्ड द अर्थ। पर अगर मुझे उसे उससे ऊपर की तरफ ले जाना है फ्रॉम पी टू क्यू, तो मुझे इस अट्रैक्शन की फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क। ठीक है। तो आपका जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फ्रॉम पी टू क्यू इज dW इक्वल टू, हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो होगा, फोर्स की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से, gmm/x² dx। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, हम उसको कहाँ को मूव कर सकें, फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा कब, जब अगर हमें बॉडी को कहाँ से कहाँ ले जाना है, P से Q तक। ठीक है। पर अगर मान लो, मैंने बताया है एस्केप स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करें और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। तो जनरली माना जाता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। ठीक है, इन्फिनिटी तक है। तो अगर मुझे उसे एस्केप थ्रो करना है ताकि वो क्या हो सके, प्रोजेक्ट हो सके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद द स्पीड सो दैट इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, कि उस स्पीड से मुझे उसे प्रोजेक्ट करना है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर सके। तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, क्योंकि ये क्या है, ये स्मॉल वर्क डन है। जैसे मान लो अगर मुझे ए से इस पॉइंट तक ले जाना है तो मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लो W1 करना पड़ा, फिर यहाँ तक ले जाना है तो W2 करना पड़ा, यहाँ तक ले जाना पड़ा W3 करना पड़ा। तो इसी तरह अप टू सो ऑन, अगर मुझे इन्फिनिटी तक ले जाना है तो ये सारे वर्क्स, टोटल वर्क क्या होगा, ये सारे वर्क्स ऐड हो जाएंगे, इतना वर्क करना पड़ेगा। और क्योंकि ये सारे क्या हैं, स्मॉल वर्क्स हैं, तो इनको जब ऐड करेंगे, मैंने बताया है कि अगर बहुत सारे वर्क्स हैं, अगर n आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, ये W1 + W2 + W3 अप टू सो ऑन WN, ये बहुत सारी टर्म्स हैं। जैसे मान लो 1000, 5000 या 10,000 टर्म्स हैं, तो मैनुअली आपको उसको ऐड करना आसान नहीं होता। तो उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनाई, ये तो हमने स्मॉल वर्क डन के लिए बनाई जब हमें स्मॉल डिस्टेंस से मूव करना है फ्रॉम P टू Q। पर अगर मुझे काफ़ी लार्ज डिस्टेंस मूव करना है, यानी उसको कहाँ से कहाँ ले जाना है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बोला कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का वो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को dW = gmm/x² को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम द लिमिट्स x वेरीज फ्रॉम r टू x = इन्फिनिटी। ठीक है। तो आपकी बन जाएगी W = इंटीग्रेशन कर देंगे dW की = gmm/x² dx। और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ
जहाँ का डिस्टेंस सेंटर से अर्थ आर है, और टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, जहाँ तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हमने माना है। ठीक है, तो आपकी अब इसको सॉल्व कर लो। जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो भी बाहर आएगा। मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट होंगे, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो हम इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू आर टू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1/x² बचेगा। 1/x² को आप लिख सकते हैं x⁻²। ठीक है, dx। तो इतना वक्त अब हम फार्मूला लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया एक फार्मूला होता है xn dx इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे आपका n कितना है, -2। ठीक है, तो आपका बन जाएगा GMM x⁻² अपॉन -2+1 xn+1 अपॉन n+1। ये फार्मूला लगा दिया, और लिमिट्स हम यहाँ लिख देंगे x वेरीज फ्रॉम r टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका w, -2+1 क्या होगा, -1, माइनस आ गया, ये माइनस मैंने यहाँ लिख लिया, GMM, और ये भी क्या होगा, x⁻−1 बन जाएगी। x⁻−1 क्या होती है, 1/x, तो x इक्वल टू r टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हम लिमिट्स लगा लेते हैं, तो w इक्वल टू -GMM 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले हमने x की जगह इन्फिनिटी लिख दी, फिर x की जगह r लिख दी। अब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अगर इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करो तो वो 0 हो जाती है, -1/r। तो w इक्वल टू, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या बन गया, माइनस प्लस GMM/r। तो इतना वर्क हमें टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, ताकि हम उसको क्या कर सकें, कहाँ ले जा सकें, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। ठीक है, और ये जो वर्क डन हम करेंगे किस तरह से करेंगे, जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी उसको स्टार्टिंग में, जो हमने उसको फोर्स से फेंका ऊपर की तरफ को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इस वर्क पे। ठीक है, तो क्योंकि ये जो वर्क डन है ये किसके कारण होगा, मैंने बताया कौन सी, जो काइनेटिक एनर्जी हमने दी है उसको स्टार्टिंग में, वो कन्वर्ट होगी इस वर्क में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ कि VE इज़ द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। ये जो VE है ये क्या है, एस्केप स्पीड। तो आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी थी जो स्टार्टिंग में हमने बॉडी को दी, ये कन्वर्ट हो गई किस पर, वर्क में। ठीक है, इसके कारण इसकी कॉस्ट में ये सारा वर्क हुआ। तो आपका देयरफॉर 1/2 mv² इक्वल टू आ जाएगा GMM/r, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। अब हमें क्या निकालना है, VE, एस्केप स्पीड की वैल्यू निकालनी है, तो बाकियों को परे ले जाओ। तो VE² इक्वल टू आ जाएगा GM/r। तो दिस थिंग इम्प्लाइज VE इक्वल टू आएगा √GM/r। ठीक है, तो एक फार्मूला ये आ गया, क्या हो गया, √GM/r। साथ में हम जानते हैं कि आपने पढ़ा है रिलेशन स्मॉल g इक्वल टू होता है GM/r²। तो यहाँ से निकल जाता है GM इक्वल टू GR²। ठीक है, तो यहाँ ये वाली वैल्यू हम पीछे इसमें पुट कर सकते हैं GM की जगह। तो आ जाएगा VE इक्वल टू √GR²/r। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भूल गए आप, मैं भूल गई यहाँ से, आपका जो ये VE² है ये 2 भी था ना साथ में, तो यहाँ 2 आ जाएगा, √2GM/r। तो ये जो GM है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, GR²। तो यहाँ साथ में 2 भी आएगा, ×2 अंडरूट में आएगा ये सारा। तो r से एक r कैंसिल, तो VE इक्वल टू √2GR। तो ये 2 फॉर्मूले बने आपके एस्केप स्पीड के। तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू पुट करूँ
आपको पता है स्मॉल जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो आर होता है वो मैंने बताया कितना होता है, 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है। उसे भी अगर आप पुट कर दें तो आपकी जो एस्केप स्पीड की वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी आई है, ठीक है। और वो आती है नियर अबाउट, जो अर्थ के केस में एस्केप स्पीड है वो इतनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर यहाँ जी की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं आप, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एस्केप स्पीड की इन केस ऑफ अर्थ, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, एस्केप स्पीड। ओके फिर, ठीक है।